नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट। और आज डिबेट में हम चर्चा करेंगे धर्म पर उठ रहे सवालों की। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक सियासत इन दिनों धर्म, धर्मांतरण, मंदिर, मस्जिद को लेकर मामला गरमाया हुआ है। इस बीच आदिवासी नेता और छत्तीसगढ़ के मंत्री द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष पर लगे व्यक्तिगत आरोप के बाद मानहानि का मामला अब तूल पकड़ चुका है। दरअसल प्रदेश की सियासत में इन दिनों जाति और धर्म पर रार छिड़ी हुई है। कभी नेताओं के द्वारा जाति पूछी जाती है तो कभी एक नेता दूसरे नेता की धर्मांतरण की बात कह देता है। लेकिन मामला यहीं शांत नहीं होता। दरअसल धर्मांतरण पर सवाल पूछे जाने के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम, बीजेपी सांसद महेश कश्यप, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप तीनों के खिलाफ मानहानि का दावा कर दिया है। वहीं बैज ने कहा कि इनके बयान से मैं आहत हुआ हूं। असत्य, झूठ और फरेब की राजनीति करना इनकी आदत है। इन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए, व्यक्तिगत छवि को खराब नहीं करना चाहिए। जिसके बाद दीपक बैज द्वारा भेजे गए मानहानि नोटिस को लेकर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि दीपक बैज धर्मांतरित हैं, इस बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन उनका मतांतरण हो चुका है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर धर्मांतरण को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। अब सूबे की सियासत में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के मुद्दे पर बहस और बयानबाजी के बजाय राजनेता व्यक्तिगत धर्म और ऐसे मुद्दों पर भिड़ रहे हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि बैज के धर्म और मानहानि का यह मामला क्या मोड़ लेगा। इसको लेकर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। अरविंद नेताम जी और प्रदेश के मंत्री केदार कश्यप जी और बस्तर के वर्तमान सांसद महेश कश्यप जी, ये तीनों ने जिस तरह से मेरे ऊपर धर्म को लेकर ये लोग सवाल किया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आहत हुई है। और इसको लेकर मैंने इन तीनों नेताओं को मानहानि का नोटिस भेजा है। मैंने कहा था, चुनौती दी थी कि अगर हिम्मत है, सच्चाई है, तो फिर इनको साबित करना चाहिए। मैंने चुनौती दी थी, लेकिन अब तक उस चुनौती को इन्होंने साबित नहीं कर पाए और ना ही कर पाएंगे, क्योंकि असत्य, झूठ और फरेब की राजनीति करना इनकी फितरत सी बन गई है। लोगों में झूठ और भ्रम फैलाना इनकी आदत सी बन गई है। इसके खिलाफ में आज मैंने मानहानि का नोटिस भेजा है तीनों नेताओं के खिलाफ में। तो निश्चित रूप से दीपक बैज, जो कि मैंने पहले ही कहा कि वो धर्मांतरित है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मतांतरण तो हो चुका है। और जो व्यक्ति आदिवासी समाज के धर्म, आस्था, संस्कृति को लेकर के यदि चुप्पी साध करके बैठता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि वो आदिवासी समाज के नाम पर नेतृत्व करते हैं। और जब अवैध धर्मांतरण होता है या हमारे धर्म और संस्कृति को जब क्षति पहुंचाने की बात होती है, तब ये कहते हैं किनके साथ खड़े दिखाई देते हैं। मेरे पास भी फोटोग्राफ्स हैं, सबूत है, जो कहीं ना कहीं से ऐसे तत्वों को वो पोषित करते हैं, ऐसे तत्वों को प्रोत्साहित करते हैं। तो धर्मांतरण और मतांतरण को लेकर अब सियासी रार छिड़ चुकी है। पक्ष विपक्ष आमने सामने है। बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि दीपक बैज का मतांतरण हो चुका है, जिसके बाद दीपक बैज ने आहत होकर तीनों बीजेपी के बड़े नेताओं को नोटिस भेज दिया है। नोटिस वो भी मानहानि का। इस पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ दिनेश अग्रवाल जी हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिमन्यु मिश्रा हमारे साथ हैं। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत अभिमन्यु जी मैं आपसे ही करता हूं। मतांतरण और धर्मांतरण को लेकर बड़े आरोप बीजेपी के नेता लगा रहे हैं। केदार कश्यप कह रहे हैं धर्मांतरण का तो नहीं पता, लेकिन मतांतरण जरूर हो गया है। जो उनके मत हैं, जो उनके विचार हैं, वो जरूर बदल गए हैं, धर्म से अलग हो गए हैं। इसको लेकर नोटिस भी भेज दिया है। केदार कश्यप हों चाहे तमाम बड़े नेता हों, उन्हें नोटिस तो भेज दिया गया है। अब क्या होगा? नोटिस के जरिए क्या माफी मांगने की मांग की जा रही है? ऋषभ जी, देखिए इस बात की शुरुआत कहाँ से हुई थी। सबसे पहले जब अरविंद नेताम जी
आरएसएस के कार्यक्रम से जाकर के आए, ठीक है। तब उन्होंने पहली बार इस प्रकार की बातें की थी। अब देखिए, सबसे पहली बात यह है, ऋषभ जी, समझने वाली बात होगी कि बस्तर में अभी जिस प्रकार का आरोप लगा रहे थे कश्यप जी, मंत्री जी जो है, तो बस्तर के जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी दीपक बैज जी ने। चाहे वहां पे किरंदुल से लेकर दंतेवाड़ा तक पद यात्रा करने की बात हो, आपने देखा होगा किरंदुल में जो मायने प्राइवेट कंपनियों को दी गई लीज पर, उसका विरोध दीपक बैज जी ने किया। चाहे नंदराज पर्वत जो अडानी को दिए जाने की बात वहां खुदाई चल रही थी, उसका विरोध दीपक बैज जी ने किया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंद्रावती नदी को बचाने के लिए भी दीपक बैज जी ने यात्रा करी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब सामने से और राजनीतिक रूप से लड़ नहीं पाती है, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप और व्यक्तिगत बातें करना शुरू करती है। तो इस प्रकार की बातें, जब वे आदिवासी हैं, बूढ़ादेव महादेव को मानने वाले आदिवासी हैं, और संदेश्वरी मैया की किस प्रकार 75 दिन उन्होंने सेवा करी, ये किसी ने इस सब पूरे प्रदेश में देखा है। तो इस प्रकार की बातें करने के क्या मतलब है, मुझे बताइए आप। मैं देख रहा था कुछ समय पहले, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि वो चर्च का उद्घाटन में गए थे, इस वजह से वो ऐसा है। तो फिर अगर इस हिसाब से देखा जाए तो फिर दर्जनों चर्चों का उद्घाटन डॉक्टर रमन सिंह जी कर चुके हैं। और जो आरएसएस है, जिनके यहाँ जो इस प्रकार की भाषाएं जो सिखा के भेजता है अरविंद नेताम जी को, वो स्वयं जो है मसीही भोज कराता है। तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि रमन सिंह वो कह रहे हैं आदिवासी नेता हैं दीपक बैज, आदिवासियों के हित में नहीं खड़े होते, कन्वर्ट कराने का बात करते हैं? वही तो मैंने गिनाया अभी, आदिवासियों के हित में दीपक बैज जी खड़े हो रहे हैं। आप बल्कि बेच रहे हैं। आप बल्कि यही सवाल उल्टा मुझे कश्यप जी से पूछना चाहिए कि जब वहां के संसाधन दिए जा रहे हैं, वहां संसाधन बेचे जा रहे हैं, चाहे नगरनार की बात हो, चाहे नंदराज पर्वत की बात हो, चाहे आर्सेनल और मित्तल को वहां की खदानें देने की बात हो, तो कश्यप जी क्या बोलते हैं उसमें? वो तो कभी उनके लिए खड़े नहीं हुए, ना वहां के लोगों के लिए खड़े हुए। तो जो आरोप वो दीपक बैज जी पे लगा रहे हैं, वो तो स्वयं उनके ऊपर सिद्ध होते दिखाई दे रहे हैं। तो मानहानि नोटिस के जरिए क्या माफी मांगा जाए? बिल्कुल। देखिए, आपने जो बोला है, आपको नोटिस गया, तो आप उसको प्रूव करिए। पहले ही कहा था, आप उसको प्रूव कर दीजिए जो आप कह रहे हैं, या तो फिर आपको फिर नोटिस भेजा है, अब जो है कोर्ट में देखा जाएगा। अगर आपके पास कोई उसके लेकर सबूत नहीं है, आपने जबरदस्ती किसी का चरित्र हनन करने के लिए इस प्रकार की बातें की हैं, तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी कोर्ट के सामने। अच्छा अभिमन्यु जी, एक बात तो आपसे और समझना चाहूंगा, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि अरविंद नेताम जब आरएसएस के कार्यक्रम में गए थे, धर्मांतरण को रोकने के लिए आरएसएस से उन्होंने मदद भी मांगी थी। एक बड़ा आरोप लगा रहे थे दीपक बैज पर, उन्होंने ही कहा था कि दीपक बैज कहीं ईसाई धर्म में कन्वर्ट तो नहीं हो गए हैं। इस बात को साबित करने के लिए क्या दीपक बैज उज्जैन गए थे महाकाल बाबा के दरबार? देखिए, हमें किसी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, ना दीपक बैज को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत है। जिन्होंने जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं, उन्हें सिद्ध करने की जरूरत है कि उनका जो ये सब बातें हैं, उसका आधार क्या है और किस आधार पर ये सब बातें वो कर रहे हैं। दीपक बैज जी को प्रूव करने की जरूरत कुछ भी नहीं है, बल्कि जो उनके ऊपर अनर्गल आरोप, इस प्रकार के जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, झूठी बातें उनके बारे में फैला रहे हैं, उनको सिद्ध करने की जरूरत है। और वो अब तो मानहानि के जो नोटिस उनको गया, उस पर जवाब उनको देना ही पड़े। साबित करने की बात नहीं अभिमन्यु जी, यहाँ पर टाइमिंग की बात है। हालांकि दीपक बैज को किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, वो उनका अपना मत है, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग का खेल है। जिस तरीके से जब उन पर आरोप लगाए अरविंद नेताम ने, उसके बाद वो उज्जैन जाते हैं बाबा महाकाल के दरबार, तो सवाल उठने लगते हैं। फिर वही बात है ना, क्या सवाल पूछ रहे थे ये लोग? बोलते थे, वो भी झूठ कह रहे थे ये लोग कि दीपक बैज जी कभी कोई मंदिर नहीं जाते। तो अब तो मंदिर गए, तो अब गए तो भी समस्या, नहीं गए तो भी समस्या। तो क्या यही दिखाने के लिए मंदिर गए थे? जब सवाल उठने लगे, बीजेपी के नेता जब बोलने लगे कि दीपक बैज कभी मंदिर नहीं जाते, यही दिखाने के लिए मंदिर गए? झूठ बोलते हैं बीजेपी के नेता। हमारे सामने दीपक बैज जी कितने बार कई मंदिरों में गए हैं, यहाँ राजनांदगांव के दौरे पे आए, कई मंदिरों पर उन्होंने दर्शन किया है, डूंगरगढ़ भी गए हैं। इस प्रकार की बातें नहीं है। वो रूटीन जो है, अभी वहां पे उज्जैन महाकाल जाकर के आए। तो इनको, ये सारे लोग को धर्म दिखता है हर चीजों में। हमें कुछ उस पे बोलने की सर्टिफिकेट बांटने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ना इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़ती है। ये सारी बात है ऋषभ जी। तो वो कोई आरोप की बात नहीं है कि आरोप लगा तब जाया गया। जो रूटीन जहाँ जाना होता है, वो दीपक बैज जी जा रहे हैं, और बाकी जो जवाब देना है वो तो अब नोटिस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना। चलिए, नोटिस तो भेज दिया गया है, माफी भी मांगने की मांग हो रही है। दिनेश जी का रुख कर लेता हूं। दिनेश जी, नोटिस का खेल इन दिनों चल रहा है छत्तीसगढ़ में। केदार कश्यप हो चाहे अरविंद नेताम हो, सीधे तौर पर दीपक बैज पर आरोप लगा देते हैं कि ईसाई धर्म में कन्वर्ट होते हैं। क्या आपके पास कोई सबूत है? बीजेपी के नेताओं के पास कोई सबूत है? बस ऐसी हवाई बातें? देखिए, धर्म का परिवर्तन का खेल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी हमेशा करती आई है। इन नेताओं की आदत ही हो गई है धर्म परिवर्तन कराओ, क्योंकि जानते हैं धर्म परिवर्तन कराने से उनका वोट बैंक बनेगा।
तो इसको आप रोकते क्यों नहीं? ट्रिपल इंजन की सरकार है ना आपकी। तो बिल्कुल इस पे बहुत ही गंभीरता पूर्वक कार्य चल रहा है, लेकिन 70 साल की बीमारी को 7 दिन में ठीक नहीं किया जा सकता है। और हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है धर्म परिवर्तन के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ी बीमारी है, इंटरनेशनल। ये बहुत अच्छी आपने बात कही दिनेश जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि 70 सालों का जो काम है वो अभी कुछ सालों में नहीं हो जाएगा। आप गिनेंगे 1.5-2 साल। विष्णुदेव साय सरकार, इससे पहले भी आपकी सरकार थी, 15 साल रमन सिंह सरकार में थे। 5 साल को अगर हटा दूं मैं कांग्रेस शासनकाल को, लंबे वक्त तक आपकी सरकार थी। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी, इन दिनों 66,000 धर्मांतरण हुए हैं। ये किसके शासनकाल में? आप बोलेंगे 5 साल में हो गए। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जब हमारी रमन सिंह जी की सरकार थी, उसके पहले कांग्रेस की निरंतर सरकार रही। रमन सिंह जी ने बहुत लगाम कसा इस धर्म परिवर्तन पे, और हम कहीं काबू पाने में सक्षम हो गए, लेकिन उसके बाद में फिर ये बैठ गए सत्ता में आके। सत्ताधीश फिर धर्म परिवर्तन की 5 साल में बाढ़ लाग दिए, जिसको हमने सिस्टम में लाया था, सिस्टम को फिर ध्वस्त कर दिए। अब हमको फिर मौका मिला है, लेकिन 1.5-2 साल का कार्यकाल बहुत अल्प होता है, क्योंकि हमने विधानसभा, लोकसभा और फिर जिला पंचायत अन्य चुनाव में हमारे साल 1.5 साल चले गए। और धर्म परिवर्तन में हम बहुत सख्त नियम ला रहे हैं। हम धर्म परिवर्तन करने वालों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन करने वालों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे होती है कि हम 5 साल पटरी में गाड़ी को उड़ाते हैं, और 5 साल के बाद पटरी से उतारने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा सरकार धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कानून लाएगी, यही कह रहे हैं आप। 4 महीने पहले की अगर मैं बात करूं, सुनिए दिनेश जी, 4 महीने पहले की अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक वक्तव्य कहा, बयान दिया था कि ये धर्मांतरण को लेकर जो विदेशी फंडिंग होती है, क्योंकि धर्मांतरण कैसे होगा, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास खाना खाने के लिए नहीं है, उन्हें खाने का लालच देकर, अच्छी शिक्षा का लालच देकर, चिकित्सा का लालच देकर कन्वर्ट करा लिया जाता है। और ये सब होता है पैसे के दम पर। पैसा आता है बाहर से। विदेशी फंडिंग को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 4 महीने पहले कहा था कि ये जो फंडिंग बाहर से आ रही है, इसकी जांच कराएंगे, कहां खर्च हो रहा है, कहां से आ रहा है, कितना जा रहा है। वो जांच हुई, कहां तक पहुंची? बिल्कुल, हमारे मुख्यमंत्री जी ने नब्ज को पकड़ लिया है कि फंडिंग जो आती है इंटरनेशनल फंडिंग है, और बहुत बड़ी फंडिंग है, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग भिड़े हुए हैं। इसलिए ये फंडिंग को कांग्रेस के शासन के माध्यम से या कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से जांच के 4 बिंदु रख दीजिए दिनेश जी। जांच कब शुरू हुई, कहां तक पहुंची, कहां अभी जांच में क्या क्या निकल कर सामने आया? एक चीज मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, जांच कभी भी कोई चीज की जांच का कोई समय सीमा इसलिए नहीं होता कि वो जांच कितने बड़े बड़े लोग हैं, जितनी गहराई में जाएंगे बहुत मैं समय सीमा की बात ही नहीं कर रहा दिनेश जी। मैं ये नहीं कह रहा है कि 4 महीने में जांच पूरी हो जानी चाहिए। 4 महीने में जांच शुरू तो हुई होगी, कहां तक पहुंची? पहले पायदान पर, दूसरे पायदान पर? जांच यहाँ पे नहीं है, ये जांच इंटरनेशनल, ये अन्य देशों तक है। अगर छत्तीसगढ़ बस की जांच होती तो अलग बात है। ये जांच पूरी सर्कल बने हुई है, और सर्कल 70 अभिमन्यु जी हंस रहे हैं आपकी बात पर जी। अभिमन्यु जी हंस रहे हैं आपकी बात पर। 4 महीने हो गए, दावा किया गया विदेशी फंडिंग को लेकर जांच शुरू होगी, जांच अभी तक शुरू भी नहीं हुई। शुरू हुई कि नहीं हुई इस बारे में भी नहीं पता। उनकी हंसी बहुत लाजमी है, और कांग्रेस का काम है हंसना और लोगों को रुलाना, खुद की खुश करना। तो हंसने का मौका तो आप ही दे रहे हैं ना दिनेश जी। अच्छा ये बताइए, दीपक बैज कैसे, किस आधार पर आपके नेता, बड़े नेता कह दे रहे हैं दीपक बैज ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं? केदार कश्यप तो ये कह रहे हैं धर्मांतरण का नहीं पता, मतांतरण जरूर हो गया है। कौन से ख्याल आपको ऐसे लग गए दीपक बैज के कि आपको लग रहा है कि वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं? आप उनके क्षेत्र में चले जाइए और क्षेत्र की जनता से पूछ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। नहीं, आपसे जवाब चाह रहा हूँ सर। मैंने आपको आपसे जवाब चाह रहा हूँ सर। आपके क्षेत्र की मैं तो बोल दिया ना, आप क्षेत्र की जनता में चले जाइए, क्षेत्र की जनता बता देगी। अरे आप जवाब दीजिए ना, आप बताइए कि उनके क्षेत्र में क्या समस्या है, क्या ज्यादा कन्वर्जन हो रहा है, धर्मांतरण ज्यादा हो रहा है? बिल्कुल धर्मांतरण की बाढ़ आ गई है उनके क्षेत्र में, धर्मांतरण बहुत तेजी से हो रहा है। और आप देखे होंगे धर्मांतरण की आज सबसे ज्यादा अगर धर्मांतरण किसी भाई का हुआ है, मेरे आदिवासी भाई का हुआ है। इसीलिए डबल और आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार कुछ नहीं कर पा रही, इसीलिए आपको बता रहे हैं। इसीलिए आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी राष्ट्रपति बनाने का हमारा संकल्प यही है, क्योंकि इन्होंने कांग्रेसियों ने वोट बैंक के रूप में उपयोग किया और इनको गरीब का गरीब रहने दिया। एकलव्य दीपक बैज के कार्य क्षेत्र में बहुत तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार कुछ काम नहीं कर पा रही।
नहीं रोक पा रही धर्मांतरण को, यही समझे? आपकी बिल्कुल कथन गलत है, क्योंकि दीपक बैज के यहाँ जो धर्मांतरण हो रहा है, दीपक बैज के यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश में ये दीपक बैज जी और कांग्रेस पार्टी के अनुयायियों के द्वारा अरे अभी हो रहा है। आप कह रहे थे और दीपक आपको बैज जी फिर- के आपको कार्य फिर क्षेत्र ला में रहा हूं, सबसे सुन ज्यादा लीजिए, धर्मांतरण हो रहा सुन है, लीजिए, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये आप ही कह रहे हैं। अमेरिका से लेके पूरे विश्व से फंडिंग हो रही है, और ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। उस फंडिंग को इंटरपोल का रोका नेटवर्क कैसे है। जाए साहब? यही तो मेरा सवाल था पहले, उस फंडिंग को रोका कैसे जाए? विष्णुदेव साय कह रहे हैं जांच बैठाएंगे, 4 महीना हो चुका है, जांच कहां तक पहुंची? हमारी सरकार दिन संकल्पित है, और आपका सोचना बिल्कुल लाजमी है। आप चिंता मत करिए, दीपक बैज जैसे नेताओं का अपने नाबूद करिए, धर्मांतरण अपने आप रुक जाएगा। और इटली की सोनिया गांधी के दरबार से जो ये एक सर्कल चल रहा है धर्मांतरण का, वो आपको और मेरे को सर्वविदित है, और इसकी पुष्टि खुद होती है कि आज प्रदेश मानहानि का कहां पर नोटिस भी खड़ा है। पहुंचा है, केदार कश्यप, अरविंद नेताम, 3 लोगों को नोटिस पहुंचा है साहब। इनका काम ही क्या है नोटिस देने के सिवाय? बताइए ना, इनका काम ही क्या बचा है? काम तो कुछ रह नहीं गया है। जनता का धर्मांतरण करो, अपना वोट बैंक बनाओ और लोगों को बेवकूफ बनाओ, और जब सत्ता में आओ तो लूटना चालू कर दो। ये काम करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए थोड़ी ना है, धर्मांतरण करने के लिए आए हैं, चावल घोटाला करने के लिए आए, राशन घोटाला, अन्य प्रकार का घोटाला करने आए। चाहे मैं बात करूं, दिल्ली में जब ये बैठते हैं तो आप घोटाले की लिस्ट देख लीजिए, और अभी मैं गर्व से बोलता हूँ हमारे मोदी जी को 11 साल हो गया। क्या घोटाले का आरोप लगाकर बता दे तो हम जो आऊंगा अभिमन्यु जी आपके पास। हम जो है जनता के बीच में काम करने वाले लोग हैं, जनता के अनुयायी हैं, और जनता जनार्दन ने जो हमें आदेश दिया है उसका पूरा सिरोधारी से पालन है। और देखिएगा, आपको मैं बता देना चाहूंगा, 2 लाख रोहिंग्या मुसलमान इनके राज में बस्तर में आके बैठ गए, अब उनको निकालने का काम कर रहे हैं, और अंदर तक घुसे हुए हैं। तो ये सब सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार यही काम कर रही है। ये धर्मांतरण करते हैं, रोहिंग्या को जमीन देते हैं, और हम उनके भगाने का काम करते हैं। यही बस कार्य कांग्रेस पार्टी करती आई है, और भारतीय जनता पार्टी। ठीक है अभिमन्यु जी, धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं आप, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको शरण भी दे रहे हैं, धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं, और फिर आरोप भी लगा दे रहे हैं, फिर मानहानि का केस भी ठोक दे रहे हैं। अभिमन्यु जी। ऋषभ जी, केवल झूठ बोलना, बचकानी बातें, इतनी हास्यास्पद बातें करना, ये सारा तो काम है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं। आप देखेंगे ये किस प्रकार की बातें कर रहे थे कि हमने 15 साल इतनी मेहनत करी, रमन सिंह की सरकार थी, उसके बाद 5 साल भूपेश बघेल जी और कांग्रेस सरकार आ गई, पूरा चौपट कर दिया, उसके बाद हमें अपने 1.5 साल अभी लगे, हम बहुत कुछ ठीक कर रहे हैं। अरे तो ऐसी बातें इतने वरिष्ठ लोग बैठ के टीवी चैनल पे करेंगे तो हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगी? उसके बाद ये क्या कहाँ की बातें करते हैं, मुझे तो आधा तो इनकी बातें समझ में आती नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई तथ्य नहीं होते अपनी बातों को लेकर। मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। फॉरेन फंडिंग के बारे में आपने पूछा, ये क्या बताएंगे, मैं बताता हूँ आपको, उनकी मैं बोलना चाहूंगा, लिख लीजिए, काम आएगा आगे चल। 2011 में FCRA करके कानून जो लाया गया था, वो कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया था, फॉरेन फंडिंग रेगुलेशन एक्ट। तो उसके बाद इन्होंने आज तक किया क्या राजनीति करने के अलावा धर्मांतरण को लेकर? इस बार भी सरकार की बात बताऊं तो इनके मैनिफेस्टो में इनके नेता आगे कहा करते थे कि 60 दिन में हम कानून बनाएंगे। आज तक कौन सा कानून बना पाए हैं लोग? 60 दिन क्या, 600 दिन अभी पूरे होने वाले हैं सरकार। उसके अलावा बहुत सारी चीजें, इन्होंने हमेशा धर्मांतरण को एक राजनीतिक टूल बना के रखा। अभी आपने इनसे सवाल पूछा कि दीपक बैज जी को जो आप आरोप लगा रहे हैं, आपके पास क्या तथ्य? उन्होंने क्या जवाब दिया? जाके वहां के लोगों से पूछ लीजिए। अब देखिए, एक राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है, उसके जिम्मेदार प्रवक्ता इस प्रकार की बातें करते हैं एक न्यूज एंकर के सवाल पर, कि आप जाके जनता से पूछ लीजिए। तो इनके नेता भी वैसे ही जवाब देंगे। जो आप नोटिस की बात करें ना, अभी हमको बोलते हैं इनका काम ही क्या है मानहानि का नोटिस भेजने के अलावा, तो हम लोकतांत्रिक लोग हैं, हम ऐसे ही बात करते हैं। और सिर्फ सोशल मीडिया में भ्रामक बातें करना, भ्रामक प्रचार करना, लोगों के सामने झूठ बोलना टीवी चैनलों में, ये सारा हमारा काम नहीं रहता है। एक मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी तो आप भी निभा रहे हैं ना अभिमन्यु जी, यही सारे एक मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी तो आप भी निभा रहे हैं। धर्मांतरण को रोकने के लिए आप भी बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी धर्मांतरण के खिलाफ ही खड़ी हुई है ना। कानून लाए, हम तो मांग कर रहे हैं ना, कानून लाए। 60 दिन में कानून बनाने की बात करने वाले आज जो पुराने कानून को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, और फॉरेन जो अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये फॉरेन जो यहाँ से आता है वहां से आता है, पूरे विश्व भर की बात है, तो उसको रेगुलेशन के लिए भी एक्ट बना हुआ है। कांग्रेस शासनकाल में कानून क्यों नहीं आया? आज तक कोई कदम नहीं उठाया। अभिमन्यु जी, कांग्रेस शासनकाल में कानून क्यों नहीं आया? एशिया का सारा उस दौरान भी तो धर्मांतरण हो रहा था ना क्षेत्र में। जी अभिमन्यु जी, कांग्रेस शासनकाल में कानून क्यों नहीं आया?
उस दौरान भी तो धर्मांतरण हो रहा था ना, सरकार आपकी थी, कानून ले आते। सख्त निर्देश दिए गए थे, एक एक एफआईआर जहां भी इस प्रकार के मामले मिलेंगे एफआईआर दर्ज की जाएंगी, पूरा सीधे सीधे निर्देश थे और उसके जांच के निर्देश दिए थे। भूपेश बघेल जी ने स्वयं इस बारे में कहा था कि हर एक एफआईआर दर्ज की जाए और जो भी मामला है उसकी जांच की जाए, चाहे किसी प्रकार का भी मामला सामने आए। कई प्रकार के मामले सामने आते हैं, अगर जबरदस्ती धर्मांतरण हो रहा है, लालच दिया जा रहा है या क्या कहते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में बस्तर में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ है अभिमन्यु जी। सारी चीजें कांग्रेस के शासनकाल में बस्तर में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ, तब जाकर ये आंकड़ा 66,000 पार हो गया है। देखिए मैंने क्या कहा कि एफआईआर लिखी जाती थी, आपके पास आंकड़े हैं, उसके बाद उसके पहले कितनी एफआईआर लिखी जाती थी रमन सिंह जी के समय, ये वाली बात भी है ना। कितने चर्चों का उद्घाटन उन्होंने किया। मैं भी बता रहा था, जो एशिया का सबसे बड़ा चर्च है विष्णु प्रसाद जी की स्वयं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्या उनको पता नहीं हो किस फंडिंग से बना है या उसके बनने का पैसा कहाँ से आया है? वे वहां के जनप्रतिनिधि हैं। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि केवल राजनीति भारतीय जनता पार्टी इसमें करती है, इसकी तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठाती। हमने इसके लिए कदम उठाए हैं और ये लोग केवल राजनीति करते हैं, दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। अब दीपक बैज जी को इस प्रकार की बातें कहना कि वो कन्वर्ट हो चुके हैं, ये हो चुके हैं, वो चुके हैं, उसका क्या मतलब है आप खुद ही बताइए। अगर चलिए मान लीजिए वे हो भी गए होते कन्वर्ट, तो भी इनको क्या लेना देना उससे? आप भारतीय संविधान क्या छूट नहीं देता किसी भी धर्म को मानने की? तो उसी से इनकी नियत और समझ में आती है कि ये धर्मांतरण के मुद्दे को किस प्रकार का उपयोग करना चाहते हैं। मैंने अभी कहा आरएसएस भी कराती है मसीही भोज। तो ठीक है दिनेश जी, लास्ट कमेंट। दिनेश जी लास्ट कमेंट, 20 सेकंड। इन भाइयों से मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत ज्ञानवान हैं। बीरनपुर की घटना, मेरे भाई को मारने की घटना बीरनपुर के, आप भिलाई में देख लीजिए, इनके राज में एक पाकिस्तान मुर्दाबाद के बोलने पे वो भाई का हत्या कर दिया जाता है। दामाखेड़ा में जो कबीर पंथ के ग्रंथगुरु है, इनके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किस हिसाब से किया जाता है। मैं बात करूं राम मंदिर की, राम मंदिर को रोकने वाले और हिंदू धर्म का पतन करने वाले, ये एक धर्म विशेष की पूजा करने वाले लोग। ठीक है, लेकिन दिनेश जी धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून बनना चाहिए और ले आइए। आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, 11 साल से मोदी शासन काल में है और अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है छत्तीसगढ़ में। ले आइए धर्मांतरण को लेकर सख्त से सख्त कानून। और जितनी तेजी से धर्मांतरण बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश में क्या हो रहा है ये भी देखना होगा। और जो जांच की रिपोर्ट की बात कर रहा था, उस जांच रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया दिनेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिमन्यु जी आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम बात कर रहे थे धर्म पर उठ रहे सवालों की, क्योंकि अब बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस के नेताओं पर धर्मांतरण का आरोप लगाया तो कांग्रेस के नेता और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने नोटिस भेज दिया है। इस नोटिस का असर छत्तीसगढ़ में कितना होगा, धर्मांतरण के मुद्दों को लेकर कितना होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।